Now let us come to the, this is concluding part of the discussion. These are some tax saving tips which people are normally not aware. So you can pay health insurance premium for yourself and your family and claim deduction up to 25,000, and if you happen to be senior citizen then 50,000. In addition to your family, आप आपके जो सीनियर सिटीजन पेरेंट्स हैं या जो पेरेंट्स अगर सीनियर सिटीजन नहीं है तो भी आप क्लेम कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन है तो 50,000 क्लेम कर सकते हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है तो 25,000 रुपया क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है या आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है तो या दोनों अगर सीनियर सिटीजन है तो और आपके पास मेडिक्लेम का कोई पॉलिसी नहीं है तो आप जो डे टू डे आपके जो खर्चे होते हैं दिन, जैसे बीपी का खर्चा, दवाई का खर्चा है, शुगर का खर्चा है या मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने का खर्चा है, हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा है, वो अगर आप चेक से पेमेंट किया है तो 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। और यह 50,000 रुपए का क्लेम सिर्फ एक ही व्यक्ति को नहीं मिलता है। अभी जैसे आपके पेरेंट्स है तो उसके लिए आपका जो जो जिनकी पॉलिसी नहीं है और जो सीनियर सिटीजन है जिनका खर्चा होता है वो 50,000 क्लेम कर सकते हैं, आपका दूसरे पेरेंट है वो कर सकते हैं, और आपके भाई बहन है वो सब, एवरीबडी कैन क्लेम दिस 50,000 benefit. But the one condition is that you should not have the mediclaim policy for such person, such senior citizen. आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा कि जैसे मालूम तो है ये कि भाई आप अपने बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं और उस पर एटीसी का डिडक्शन ले सकते हैं, but only a few of you would be aware that even you can pay this life insurance premium for your independent child or your married daughter. तो अगर जैसे आपको तो एटीसी के बहुत कम स्कोप है, मतलब आपका होम लोन नहीं है, बच्चों की पढ़ाई वढ़ाई हो गई है, पीएफ वगैरह नहीं कटता है, तो आपके पास सीनियर सिटीजन अगर है तो आपके पास स्कोप कम है। तो उसके विपरीत आपके बच्चों के होम लोन है, पीएफ है, स्कूल फीस है, उसकी वजह से जो 1.5 लाख की लिमिट है वो 1.5 लाख की लिमिट जल्दी ही खत्म हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में आपके बच्चों का जो लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है वो आप अपने अकाउंट में से भर सकते हैं और क्लेम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मेडिक्लेम का पेमेंट बच्चे कर सकते हैं और जैसे लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम पेरेंट्स कर सकते हैं, तो दोनों को बेनिफिट मिल जाएगा और आपकी ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी कम हो जाएगी। आपको आपका जो सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है उस पर यू कैन क्लेम डिडक्शन अप टू 10,000 रुपीज, बट इफ यू आर अ सीनियर सिटीजन टैक्स पेयर then you can claim deduction up to 50,000 rupees, not only for saving bank interest but also any interest, भले वो आपका एफडी का है या आरडी अकाउंट का है, अगर वो आपको पोस्ट ऑफिस, कोऑपरेटिव बैंक या बैंक से आता है। तो कई कई बार क्या होता है, जैसे आप नॉन सीनियर सिटीजन है और आपका एफडी है तो आपको उस पर पूरा का पूरा टैक्स भरना पड़ता है क्योंकि यू डू नॉट गेट एनी डिडक्शन, but your parents can claim deduction under section 80 TTB for even FD interest also. So instead of you putting FD in your name, you can shift those FD in your parents name, and up to 50,000 rupees you can claim exempt income in respect of those interest, FD interest. जैसे मैंने बताया आपको कि अंडर सेक्शन 112A आपको जो इक्विटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स है, इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट के जो इन्वेस्टमेंट है, अगर लॉन्ग टर्म है तो आपको 1 लाख रुपए तक का एग्जम्पशन मिलता है। तो अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं तो मेरा सुझाव रहेगा आपके जितने फैमिली मेंबर है, invest in everybody's name and all family members name and avail this basic exemption of 1 lakh rupee for each of your family member. आप में से बहुत कम लोगों को शायद ये एनपीएस के टैक्स बेनिफिट के बारे में मालूम होगा। लोगों को लाइफ इंश्योरेंस और स्कूल फीस और होम लोन, एनएससी, एलएसएस वगैरह के बारे में पता है, और मेरा जैसे अनुभव है, मैं इतनी जगह लेक्चर वगैरह दिया तो मुझे बहुत कम लोगों के एनपीएस के अकाउंट दिखे। तो एनपीएस में अगर आप अलग से 50,000 रुपया भरते हैं
तो सेक्शन 80 CCD 1B में 50,000 रुपए का अलग से आपको डिडक्शन मिलता है। मतलब वो ये जो डिडक्शन मिलता है वो आपको और दूसरी आइटम में इन्वेस्ट करने से नहीं मिलेगा। मतलब इसके लिए आपको एनपीएस में ही 50,000 रुपया डालना पड़ेगा। तो मेरा सुझाव है कि अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है, अगर आप 30% की टैक्स ब्रैकेट में है, तो आप अगर 50,000 रुपया डालते हैं तो 15,000 रुपया तो गवर्नमेंट ही सब्सिडाइज करती है, तो आपका इफेक्टिव इन्वेस्टमेंट तो 35,000 रुपये ही है। तो मेरे हिसाब से आपको यह करना चाहिए। और लास्ट मेरा ये जो टैक्स सेविंग टिप है, आपको, आप जैसे बिजनेस करते हैं केमिस्ट का और स्टॉकिस्ट का, यू कैन हैव दिस बिजनेस इन द नेम ऑफ योर HUF, and HUF can pay salary to its karta and its members. So sometimes you face the problem of generating income in some of your family members. If you can prove that these family members are contributing in your business, you can pay them salary and evenly distribute your income, business income of the family.